हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं मोहित जिंदल इस वीडियो में लेकर आया हूं यूएस प्लान्स एंटी चाइना मिसाइल नेटवर्क। तो यूएस ने चाइना को काउंटर करने के लिए एक मिसाइल नेटवर्क प्लान किया है। कहां पे किया है, क्यों किया है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो की जो एग्ज़ाम के हिसाब से रेलेवेंस है वो ये है कि आपको आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगेगा, जो कि आपको जीएस पेपर 2 आईआर और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के अंदर आपको हेल्प कर सकता है। दूसरा, हम आईएनएफ ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बहुत ही लेजेंडरी ट्रीटी थी ये, हालांकि अब ये एक्सपायर हो गई है 2019 में, बट फिर भी इस लैंडमार्क ट्रीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा, एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक में क्या फ़र्क है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो पीपीटी है आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से। दोनों का ही नाम आईएएस प्रेप विद मोहित है। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है जिंदल8 मोहित। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी आईएएस का स्मार्ट कोर्स प्री प्लस मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए। ये प्रिपरेशन मल्टीपल फैकल्टीज़ द्वारा बनाया गया है। उनमें से कुछ फैकल्टीज़ जो हैं वो इंडिया की सिविल सर्विसेज में सर्व भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स को आप हमारी ऐप पे परचेज़ कर सकते हैं और वेबसाइट पे परचेज़ कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इस इशू की डिस्कशन पे। तो अमेरिका ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो लॉन्ग रेंज लैंड बेस्ड मिसाइल्स जो है वो फर्स्ट आइलैंड चेन के अलोंग लगाने लगा है टू बूस्ट इट्स डेटरेंस अगेंस्ट चाइना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लाइन है इसमें दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहले ये लैंड बेस्ड मिसाइल्स क्यों हैं, दूसरा ये फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है। दोस्तों, फर्स्ट आइलैंड चेन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी क्या है। तो आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी दोस्तों, इसका जो ओरिजिन था वो था 1950s में जॉन डलीज द्वारा। जॉन डलीज कौन थे? जॉन डलीज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएस के अंदर बैक इन 1950s अंडर प्रेसिडेंट आइजनहावर। तो जॉन डलीज एक बहुत ही एक तरह से इनका अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी था और ये कम्युनिज्म को एट एवरी कॉस्ट काउंटर करने की स्ट्रैटेजी के अंदर इनका प्राइमरी रोल था दुनिया में। ठीक है, तो जॉन डलीज, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज फार एज कोल्ड वॉर एरा इज कंसर्न्ड, स्पेशली इमीडिएटली आफ्टर पोस्ट मतलब वर्ल्ड वॉर 2 इन 1945। ठीक है, तो जॉन डलीज द्वारा ये स्ट्रैटेजी दी गई थी। ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से यूएसएसआर, जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, 1991 में यूएसएसआर जो था वो स्प्लिट हो गया था इन रशिया एंड मैनी अदर कंट्रीज। उस टाइम पे हम यूएसएसआर के नाम से उसको जानते थे। तो यूएसएसआर को मेनली काउंटर करने के लिए ये स्ट्रैटेजी डिवाइस की थी। इस स्ट्रैटेजी में ये था कि यूएसएसआर को सी के अंदर काउंटर किया जाए। ये अगर रशिया का मैप है और यहाँ पे आपका ये पैसिफिक ओशन है, इधर यूएस है, तो यहाँ पे कुछ लैंड बेसिस, यहाँ पे कुछ बेसिस बनाए जाएं ताकि हम रशिया की पावर को काउंटर कर सकें। आने वाली स्लाइड्स में मैं इसको प्रॉपर मैप पे समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस आप ये समझ लें कि आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी वॉज originated in 1950s to counter the power of Russia, एंड आज की डेट में इस स्ट्रैटेजी से यूएस जो है वो चाइना की पावर को काउंटर करना चाहता है, स्पेशली इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये ब्रीफ है, ये ब्रीफ कंटेक्स्ट है साइलेंट चेन स्ट्रैटेजी का। यूएस के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है, इट प्लेज अ बिग रोल इन इट्स मिलिट्री फोर्स प्रोजेक्शन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। चाइना इसको ऐसे देखता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूएस का आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी का, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर इनसर्कलमेंट। जो अमेरिका जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए जो एक सर्कल बना रहा है, उस स्ट्रैटेजी, उसका पार्ट है ये आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब उस टाइम पे ये जो स्ट्रैटेजी थी वो यूएस वर्सेस रशिया के संदर्भ में थी और आज की डेट में ये यूएस वर्सेस चाइना के संदर्भ में है। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसके ओरिजिनेटर थे जॉन डलीज, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो ये ब्रीफ है दोस्तों आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी का। अब थोड़ा सा मैप पे समझते हैं कि ये हम किस रीजन की बात कर रहे हैं और एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आपको लेफ्ट साइड पे जो मैप दिख रहा है इसके अंदर ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन जो है ये फर्स्ट आइलैंड चेन है, जिसका ओरिजिन जो है वो लगभग आप समझ लें कि जापान के जो आर्चिपेलागो है वहाँ से शुरू होता है इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से लेके ये ताइवान होता हुआ फिलीपींस के पास, यहाँ पे जो मलेशिया के पास ऑलमोस्ट ये टच कर जाता है। और ये जो आइलैंड्स हैं ये आपको पता है कि ये
स्प्रैटली आइलैंड्स हैं और ये पैरासल आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये साउथ चाइना सी की हम बात कर रहे हैं और ऊपर है ईस्ट चाइना सी। तो यूएस का प्लान ये है, ये जो आप रेड यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अमेरिका के मेजर नेवल बेसिस हैं, ठीक है, शिनाई, सासेबो, ओकिनावा, ठीक है। तो यूएस जो है वो अब इन बेसिस पे लैंड बेस्ड मिसाइल्स जो है वो लगाने की बात कर रहा है, ठीक है, लैंड बेस्ड मिसाइल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट आइलैंड चेन के ही पैरेलल एक सेकंड आइलैंड चेन भी है, ये एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आप समझ लो, जिसके अंदर मेजर रोल प्ले करता है गुआम आइलैंड, जो कि यूएस की ही टेरिटरी है इन पैसिफिक ओशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट चेन के पैरेलल एक सेकंड चेन भी है जो यहाँ से लेके, जापान से लेके यहाँ नीचे तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों ब्रीफ ज्योग्राफी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आइलैंड चेन्स। तो फर्स्ट आइलैंड चेन जो है वो जापानीज आर्चिपेलागो से एक्सटेंड करती है थ्रू ताइवान, फिलीपींस एंड टू बोर्नियो इंक्लूडिंग चाइनास कोस्टल सीज, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं थोड़ी सी ज्योग्राफी यहाँ पे, ये जो आप आइलैंड देख पा रहे हैं ये आइलैंड है हाइनान आइलैंड चाइना का। और हाइनान जो था वो लार्जेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन था बैक इन 1978 जब डेंग चाइना में पावर में आए। तो डेंग ने 1978 के अंदर चाइना की जो इकोनॉमी है उसको ओपन अप करने के लिए रिफॉर्म्स शुरू किए, एंड एज पार्ट ऑफ दैट रिफॉर्म्स वाज डेक्लरेशन ऑफ हाइनान एज द लार्जेस्ट SEZ ऑफ चाइना। इसके अलावा हाइनान जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड प्रोविंस भी है और सर्दर्न मोस्ट प्रोविंस भी है चाइना का, सर्दर्न मोस्ट भी है एंड लार्जेस्ट आइलैंड भी है अंडर चाइनीज कंट्रोल। तो हाइनान की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हाइनान के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं। ये अगर हाइनान आइलैंड है तो ऊपर यहाँ पे है हाइकू, ठीक है, जो मेन इनका सेंटर है, और सर्दर्न कोस्ट पे है सान्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लो कि टूरिज़्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। जैसे अंडमान एंड निकोबार इंडिया के लिए है, वैसे आप समझ लें कि हाइनान और उसका ये जो सान्या शहर है ये टूरिज़्म के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रीफ ज्योग्राफी है, ठीक है, इस रीजन की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो यूएस लैंड बेस्ड की बात कर रहा है ये अब क्यों कर रहा है? लैंड बेस्ड मिसाइल्स तो ये बहुत पहले भी लगा सकते थे। लैंड बेस्ड मिसाइल्स पहले यूएस इसलिए नहीं लगा सकता था क्योंकि इट वाज बाउंडेड बाय द इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, जो कि उसकी रशिया के साथ थी, जो कि उन्होंने 1987 में साइन करी थी, और 2019 में यूएस पुल्ड आउट ऑफ दैट डील, ठीक है, अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ये जो ट्रीटी थी इसके तहत यूएस जो है वो लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं इस्टेब्लिश कर सकता था लैंड पे बस, बट ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं थी एज फार एज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वाज कंसर्न्ड। तो फाइनली यूएस ने जब 2019 के अंदर इस ट्रीटी से पुल कर लिया तो अब उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है टू प्लेस लैंड बेस्ड लॉन्ग रेंज वेपन्स। तो दोस्तों यूएस जो है वो अब इस ट्रीटी से बाहर निकल के इसका फ़ायदा उठाना चाहता है टू काउंटर चाइना इन एशिया पैसिफिक। अब 2 मिनट INF ट्रीटी के बारे में भी जान लेते हैं। INF ट्रीटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और मिसाइल लॉन्चर्स को बैन करता था जिनकी रेंज 500 से लेके 5500 किलोमीटर तक थी, ठीक है। ट्रीटी, जैसा कि मैंने बताया, डिड नॉट अप्लाई टू एयर और सी लॉन्च्ड मिसाइल्स, इसीलिए यूएस ने पैसिफिक ओशन के अंदर एयर और सी लॉन्च्ड मिसाइल्स तो लगा रखे हैं, लेकिन नाउ दे फील द नीड टू इस्टैब्लिश to install land-based missiles in that region to counter increasing Chinese build-up in the Pacific. In fact, US ने 2 रीज़न बताए इस ट्रीटी से निकलने के। सबसे पहले उन्होंने कहा कि रशिया जो है वो नॉन कंप्लायंट है इस ट्रीटी के प्रति, और दूसरा पैसिफिक ओशन के अंदर चाइनीज़ मेजर आर्म्स बिल्डअप कर रहे हैं और साउथ चाइना सी के अंदर अपना दबदबा बना रहे हैं। इनको काउंटर करने के लिए हमें भी लैंड बेस्ड मिसाइल्स वहाँ पे लगानी चाहिए टू बूस्ट आवर डेटरेंस, ठीक है। तो ये यूएस की एक तरह से रीजनिंग थी टू मेक दिस अनाउंसमेंट। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक में क्या फ़र्क है। दोस्तों, एशिया पैसिफिक वो पार्ट ऑफ एशिया है जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर लाई करता है, वेयर एज इंडो पैसिफिक एक इंटीग्रेटेड एरिया है जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन कंबाइन करता है और उसके आसपास के जो लैंड मासेस हैं उनको इंक्लूड करता है, ठीक है। मैप में देखेंगे अगली स्लाइड में कि इनका क्या एग्जैक्टली एरिया है।
एशिया पैसिफिक की एक इकोनॉमिक कंसेप्शन है, ये एक इकोनॉमिक रीजन की तरह देखा जाता है रादर देन अ सिक्योरिटी रिलेटेड नोशन, वेयर एज इंडो पैसिफिक जो है उसको इकोनॉमिक रीजन के हिसाब से भी देखा जाता है और एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से भी देखा जाता है। तो ये भी एक फ़र्क है इन दोनों के बीच में। इंडो पैसिफिक का जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है वो प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं है। मोटा मोटा इसको मानते हैं कि अफ्रीका का जो ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, यहाँ से लेकर लगभग ऑस्ट्रेलिया तक इसका रीजन माना जाता है, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक का जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है वो लगभग इतना है। दोस्तों इंडो पैसिफिक की बातें कब होने लगी? जब 2004 के अंदर इंडिया की जो मैरीटाइम डॉक्ट्रिन है उसमें डिक्लेयर किया गया कि जो इंपॉर्टेंस है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अब एटलांटिक पैसिफिक से शिफ्ट होकर इंडियन पैसिफिक की तरफ आ रही है। एंड दस इंडिया ने अपनी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी में ये एक इंपॉर्टेंट एजेंडा रखा कि हम इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी एक डोमिनेंस इस्टेब्लिश करेंगे, स्पेशली टू काउंटर चाइना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडो पैसिफिक पे इंडिया का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि इसके अंदर दे हैव अ मेजर रोल टू प्ले, वेयर एज एशिया पैसिफिक के अंदर इंडिया जो है वो नहीं आता टेक्निकली, एंड इसीलिए इंडिया भी जो है वो एपेक का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इंडिया ने फाइट बहुत मारी है लेकिन एपेक का पार्ट वो नहीं बन पाया है, ठीक है। एंड इंडिया जो है वो एज सच पैसिफिक ओशन में नहीं है, तो ये एक मेजर रीज़न है वाई इट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन एशिया पैसिफिक। तो एक बार नज़र मार लेते हैं कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन एपेक की कंट्रीज़ कौन सी हैं, उसी से हमें रीजन का आइडिया लगेगा। तो दोस्तों ये आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो एपेक रीजन है, एपेक कंट्रीज़ हैं, वो आपको मैप पे दिख रही हैं। तो एशिया पैसिफिक का जो रीजन है वो अगर मैं आपको कहूँ तो एशिया पैसिफिक का रीजन कहीं ना कहीं ये बनता है, ठीक है, दैट पार्ट ऑफ एशिया विच लाइज इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। अगर मैं इंडो पैसिफिक की बात करूं तो इंडो पैसिफिक कहीं ना कहीं ये वाला एरिया बनता है जहां पे इंडिया और जो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं उनका एक कंबाइंड रोल यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे ऊपर जापान भी इंक्लूडेड है। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन है जिस पे इंडिया का प्राइमरी फोकस है, वाइल जब ये अमेरिकन कंट्रीज़ और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात होती है वो असेंशली ये एपेक कंट्रीज़ के बीच में बात हो जाती है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक के बीच में जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, मैं जल्द ही और वीडियोस लेकर आऊँगा। और इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से, दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। थैंक यू सो मच एंड वर्क हार्ड।